Hello बच्चों, let's read the question. 1 mole of an ideal monatomic gas is put through reversible path as shown in the figure. Now fill in the blanks in the table given below. आपको क्या बोला है उसने कि कोई एक मोनोटॉमिक गैस है जिसका 1 मोल लिया जाता है और ये रिवर्सिबल पाथ यहाँ पर बनाया गया है वो इस तरीके से फॉलो हो रहा है। अब यहाँ आपको कुछ 2 टेबल्स दी हुई हैं, एक स्टेट वाली और एक स्टेप वाइज। तो इनमें आपको उनकी प्रॉपर्टीज को उस अकॉर्डिंग पहचान कर ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको फाइंड आउट करना है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस। इस पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपका स्टेट है, उसे पहचान के करना है। स्टेट 1 पर आते हैं। देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ आपका प्लॉट किया हुआ है वो आपका प्रेशर के बीच में है और वॉल्यूम के बीच में है। तो यहाँ कहीं जो बीच में जो लाई करेगा वो आपका टेम्परेचर होगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले के केस में बात करें, इस वाले केस में तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है 22.4। तो वॉल्यूम यहाँ हम लिख लेते हैं इस टेबल में, ये है हमारे पास 22.4 लीटर। और उस टाइम पर प्रेशर कितना है हमारे पास 1 atm। तो अगर आप याद करें आइडियल कंडीशंस के लिए जहां आपका प्रेशर 1 atm हो, वॉल्यूम 22.4 लीटर हो, तो टेम्परेचर हम लोग क्या कैलकुलेट करके लाते हैं 273 केल्विन। ये आइडियल कंडीशंस हैं, ये आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। सेकेंड वाले केस पर आते हैं। तो सेकेंड वाले में जो प्रेशर है वो बिल्कुल कांस्टेंट बना हुआ है 1 atm का, और जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया है और हो गया है जस्ट डबल 44.8 लीटर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज कर गया है, डबल हो गया है, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा और ये हो जाएगा 546 केल्विन का। थर्ड स्टेप में वो क्या कह रहा है कि इस बार प्रेशर हो गया है रिड्यूस होकर 0.5 atm और जो वॉल्यूम है फिक्स बना हुआ है 44.8 लीटर। तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर रिड्यूस होकर हाफ हुआ है तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 273 केल्विन। अब हम लोग स्टेप ए वाले पर आते हैं। तो स्टेप ए में ये वाला यानी कि जो हमारा प्रोसेस है स्टेप ए वाला, इस दौरान प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। इसके बाद बी वाले पर बात करते हैं। तो बी वाले के दौरान में वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर चेंज हो रहा है, तो ये हमारे लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। सी वाले में क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में लाई कर रहा है। तो जब दोनों ही चीजें चेंज हो रही हैं, प्रेशर भी वॉल्यूम भी, तो आइडियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग 3 ही चीजें बात करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा हमारे लिए, कांस्टेंट। और कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल। बस अब इन तीनों चीजों के हमें प्रोसेसेस मिल चुके हैं तीनों स्टेप्स में। अब इन्हीं स्टेप्स के थ्रू हम लोग अपने फाइनल आंसर पर पहुंचते जाएंगे। जो स्टेप डी है उसने हमको कुछ मेंशन नहीं किया, उसने बोल दिया सपोज अगर ये प्रोसेस साइक्लिक होता तो इन चारों की वैल्यूज क्या आने वाली थी, वो हमको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेप ए की, जो कि हमारा है यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस। इस आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में देखते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हम ब्लू का फॉर्मूला लगाएं तो वो हो जाता है माइनस पी डेल्टा वी। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है तो हम इसका ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं माइनस एन आर डेल्टा टी। बात हो रही है 1 मोल के लिए, तो 1 एज इट इज रहेगा और आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम ऐसा कैसे यहाँ पर आर की फॉर्म में ही रहने देते हैं। और टेम्परेचर इस टाइम पर कितना है इस प्रोसेस के दौरान, 273 केल्विन। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आर 273। आर की टर्म्स में ही हम अपना आंसर रहने देते हैं। इसके बाद क्या बात कर रहा है, एंथैल्पी चेंज के बारे में चलते हैं। तो एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला होता है एन सी पी एम डेल्टा टी। तो यहाँ पर n क्योंकि है आपका 1 मोल और Cp की 5/2 r और टेम्परेचर चेंज चल रहा है 273, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा H के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में। तो डेल्टा E का यहाँ से फॉर्मूला हो जाता है N CVm डेल्टा T। N हमारा 1 मोल चल रहा है, Cv की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 3/2 r और टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा 273 केल्विन। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया डेल्टा ई के लिए। अब
करते हैं हीट के बारे में। तो देखो, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस चल रहा है और आइसोबार मीन्स कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्वल हो जाती है एंथैल्पी चेंज के बराबर। तो एंथैल्पी के लिए आपका फॉर्मूला क्या आया था यहाँ पर, 5/2R मल्टीप्लाई बाय 273। वही आंसर यहाँ पर किसका हो जाएगा, Q का हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 हमारा कौन सा प्रोसेस था, यहाँ से आइसोकोरिक प्रोसेस था। तो उस आइसोकोरिक प्रोसेस में फिर से यही सारी वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखो, आइसोकोर मींस मैं यहाँ लिख सकती हूँ डेल्टा V जो है वो 0 हो रहा है, वॉल्यूम में चेंजेस 0 है। तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V से W भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। इसके बाद एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, N C P M डेल्टा T। 1 मोल को लेकर बात हो रही है। और यहाँ पर जब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये वैल्यूज रिवर्स हो जाती हैं, तो ये माइनस में हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5/2R। और टेम्परेचर वहां भी कितना चल रहा है, 273 केल्विन। इसके बाद अगर हम डेल्टा E यानी इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में बात करें तो फॉर्मूला हो जाता है NCVM डेल्टा T। तो इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए जो 3/2 लगाया था वही अब क्या हो जाएगा, माइनस में, कांस्टेंट वॉल्यूम पर चल रहा है। तो ये हो जाएगा -3/2R मल्टीप्लाई बाय 273। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हीट के बारे में, तो आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब बात चलती है तो जो QV मैं इसे लिख सकती हूँ, ये बराबर हो जाता है हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज के। तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -3/2R 270। इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेप C पर चलते हैं और वो प्रोसेस था हमारा आइसो थर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें यानी कि जहां पर आपका डेल्टा टी जो है वो क्या हो रहा है, 0। तो उस दौरान अगर हम वर्क डन यहाँ से निकालें, देखो आइसोथर्मल के लिए सबसे इजीएस्ट पार्ट क्या है कि जहां भी आप ये लाइन देखो तो आप सबसे पहले इन दोनों को तो 0 कर दें, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ना एंथैल्पी चेंज होती है ना इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, ये दोनों हमारे लिए हो जाते हैं 0। अब हम अगर फॉर्मूले की बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है Q प्लस W के। तो जब इंटरनल एनर्जी हमारी 0 हो गई तो Q किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, Q इक्वल हो जाएगा -W के। तो बस अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो हम हीट भी निकाल लेंगे। तो वर्क डन का हम यहाँ से फॉर्मूला क्या लगाएंगे, -nRT ln V2/V1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, n हमारा 1 मोल है, टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन है और R की वैल्यू हम R के टर्म्स में ही रहने देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा -273R ln, जब आप डिवाइड लगाओगे तो ये आ जाएगा 2। तो W की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो यही वैल्यू उठाकर हम यहाँ लगा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 273R ln 2। फाइनल आंसर्स आपके तीनों स्टेप्स के हो जाते हैं यहाँ डन। I hope you understood well. Thank you.